लेकिन अधिकांश लोग यह भी कहते हैं कि भैया राशन मिल जा रहा है और काम चल जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश भीख मांगे? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं ज़रूरतमंद हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो देश को अपने पैर पे खड़ा होने की बात कर रहा हूँ। तो सरकार तो कहेगी आप गांव-गांव जाइए, पूछिए कोरोना से, आप गांव-गांव जाइए ना। अगर आप चुनावी यात्रा पे निकले हैं तो आप किसी गांव में पूछ लीजिए, 10 लोग जरूर मिलेंगे। वो कहेंगे कि हमारी माँ को, हमारे पिता को, हमारे भाई को सांस की प्रॉब्लम हुई और सांस की प्रॉब्लम में हम लोग हॉस्पिटल में ले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। हर गांव में जाइए, आप पूछिए। भीख मांगने की बात कर रहे हैं तो अगर देखा जाए तो समाजवादी सरकार थी, तब भी तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, तो फिर वो भी तो एक तरफ से देखा जाए तो फिर उसका भी संदेश ठीक नहीं है। आज पूरे दुनिया का इंडेक्स उठा के देख लीजिए तो दुनिया में भारत की जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, वह अंडर 100 के अंदर आती थी। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। चुनावी सफ़र जारी है और यह सफ़र इस समय कसिया विधानसभा में है। हमने यहाँ की स्थानीय जनता से बात किया है और अब नेताओं की बारी है। इस सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं राजेश प्रताप राव जी, और इन्हें लोग बंटी राव भी कहते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं और विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व में यह विधानसभा चुनाव लड़ भी चुके हैं और दूसरे नंबर पर थे, और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं। अब इनसे बात करेंगे, इनके राजनीतिक करियर की बात होगी और आगामी चुनाव को लेकर क्या तैयारी है उस पर भी चर्चा होगी, और क्षेत्र के विकास पे चर्चा होगी, कैसा कामकाज रहा इन 5 सालों में। इन सब मुद्दों पे हम राजेश जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपको भी और आपकी उत्कर्ष पत्रिका को भी बहुत धन्यवाद। पूर्व में आपने चुनाव भी लड़ा है और पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, क्योंकि आपने चुनाव लड़ा है और दूसरे नंबर पे थे आप उस चुनाव में। तो कहीं न कहीं इस चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, 2022 को लेकर कैसी तैयारी आपकी चल रही है? क्या कुछ आप लोग का किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, तैयारी की जहाँ तक सवाल है, हम लोग विधानसभा का पिछली बार चुनाव हारे। उसके पहले भी मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा था 2012 में भी, और 2017 का भी चुनाव मैं हारा। 2012 से और 22 की जो सफ़र है 11 साल की, इस 12 साल में लगातार मैं जनता के बीच में बना रहा। एक दिन भी मैं एब्सेंट नहीं रहा, लोगों के सुख दुख में रहा। तो तैयारी तो मेरी नित्य प्रतिदिन की है, और राजनीति जो मैं करने आया, राजनीति करने का मेरा जो मकसद था वो राजनीति कम, समाज सेवा ज़्यादा था। समाज सेवा करते करते हम लोग राजनीति में घुस गए, और राजनीति का जो लक्ष्य है वो समाज सेवा के द्वारा ही उसकी पूर्ति होनी है। तो रोज़ लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, रोज़ लोगों के लिए 10 कदम चलने का काम करते हैं, इसलिए लोग इस समय साथ हैं। लोग साथ हैं। वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं इस सीट से और चुनाव नज़दीक है। कैसा कामकाज रहा इन 5 सालों में? क्योंकि भाजपा कहती है विकास की गंगा हमने बहा दी, सारा कामकाज अच्छा रहा है। आप बताएं। और एक और बात है, क्योंकि आप विपक्षी हैं तो आप बताएंगे, लेकिन लोग यही कहेंगे भाई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन धरातल पे कैसा कामकाज हुआ है ज़रा ये बताएं। देखिए, ना आप उनकी बात मानिए ना मेरी बात मानिए, उनकी बात को धरातल पर स्वयं सर्वे करिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना दिखाया था लोगों को, वह यही दिखाया था कि देश में हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार आप ला दो, डबल इंजन की सरकार रहेगी, विकास की गति दूना हम कर देंगे। दूना किस मामले में करेंगे? तो उन्होंने कहा शिक्षा को मैं दुनिया के सबसे बेहतर पैमाने पे लेके आऊँगा। मैं शिक्षा से ही शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि जीवन का सबसे अहम चीज़ जो है वह शिक्षा से ही शुरू होता है। बिना शिक्षा के व्यक्ति पशु के समान होता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आज पूरे दुनिया का इंडेक्स उठा के देख लीजिए तो दुनिया में भारत की जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल संस्थाएं हैं, वह अंडर 100 के अंदर आती थीं। आज के डेट में हमारी संस्थाएं, हमारी IIT, हमारे IIM, हमारे विश्वविद्यालय 300 से ऊपर रेटिंग में हैं। पूरी दुनिया का जो एजुकेशनल रेटिंग है उसमें हम 300 से ऊपर हैं। पहले क्या होता था, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं आई थी तो अंडर 100 की रेटिंग में हमारा एजुकेशनल हब था। हम देश की बात नहीं करेंगे, कुशीनगर की यात्रा पर चुनावी आए हैं आप, तो मैं कुशीनगर की बात करूंगा।
डबल इंजन किस भारतीय जनता पार्टी ने कुशीनगर में एक भी ऐसा काम नहीं किया। कोई ITI कॉलेज नहीं खोला, कोई पॉलिटेक्निक नहीं खोला, कोई बीटेक का कॉलेज नहीं खोला, कोई MBA का कॉलेज नहीं खोला, कोई BCA, कोई BBA, कोई मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं खोला। नए कुछ भी संस्थाओं का, शिक्षण संस्थाओं का कोई नया गठन नहीं हुआ। शिक्षा के मामले में फेल। दूसरा, उसके आगे जाएं, हेल्थ, स्वास्थ्य में कुशीनगर जनपद की बड़ी मांग थी कि हमारे वहाँ एक ट्रामा सेंटर होना चाहिए। ट्रामा सेंटर के लिए हमारे पास मैत्रेय परियोजना की 250-300 एकड़ ज़मीन ऐसे नेशनल हाईवे के किनारे पड़ी हुई है, उस पर कोई काम नहीं हुआ। हम लोगों ने, अभी आपने देखा होगा कोरोना काल में कितनी जानें ऑक्सीजन के अभाव में मर गई। एक छोटी सी ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, उसके आगे बढ़ें, हम ऑक्सीजन के लिए अभी रो रहे हैं। दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया के हेल्थ सिस्टम कहाँ जा रहे हैं। अभी अपने ही देश में केरल के हेल्थ सिस्टम को आप उठा लीजिए, केरल में सबसे ज़्यादा कोविड हुआ, लेकिन मौतों का आंकड़ा देखिएगा तो केरल में सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज हैं। वहाँ इसलिए ये हुआ कि केरल ने बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया और उनके वहाँ जो PSC, CSC जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, वो जो है वहाँ ICU, CCU, क्रिटिकल केयर यूनिट, इंटरनल केयर यूनिट, इन सब चीज़ों की स्थापना हुई। हम लोगों की मांग थी कि हम लोग जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे और जब हेल्थ का बजट पेश होगा तो उस बजट में ढेर सारा पैसा खींच के आदमी लाएगा और जो कसया का PSC है, कसया का CSC है, उसको हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर से, हेल्थ की जो तकनीकियां हैं उससे आदमी मजबूत बनाएगा। लेकिन मौका नहीं मिला। स्वास्थ्य का क्षेत्र 0। उसके बाद आप चले जाइए, कहा था सरकार तो कहती है कि जो है कोई ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई है। तो सरकार तो कहेगी। आप गांव-गांव जाइए, पूछिए कोरोना से, आप गांव-गांव जाइए ना। अगर आप चुनावी यात्रा पे निकले हैं तो आप किसी गांव में पूछ लीजिए, 10 लोग जरूर मिलेंगे, वो कहेंगे कि हमारी माँ को, हमारे पिता को, हमारे भाई को सांस की प्रॉब्लम हुई और सांस की प्रॉब्लम में हम लोग हॉस्पिटल में ले गए, ऑक्सीजन नहीं मिला। हर गांव में जाइए आप पूछिए। लेकिन आप, वो तो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट हमने बना दिया, तो आप पूछिए ना कि कितना पैसा तुम्हारी सरकार ने दिया। अगर आपने एयरपोर्ट बनाया 258 करोड़ रुपए का एयरपोर्ट, जिसमें 207 करोड़ रुपया समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। एयरपोर्ट बनाने का दावा करने वाले लोगों ने एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे की सड़क 5 साल में नहीं बना के खड़ा कर पाए। आज भी अप्रोच सड़क से आप एयरपोर्ट पे जाएंगे। जो लोग एयरपोर्ट बनाने का दावा करते हैं वह नेशनल हाईवे से एयरपोर्ट को 4 लेन की सड़क से आज तक 5 साल में डबल इंजन की सरकार नहीं जोड़ पाई। धरातल की बात करें तो कहीं न कहीं रोजगार के मामले युवाओं में थोड़ी सी निराशा देखने को मिल जाती है। लेकिन दूसरी तरफ आपने रोटी की बात कही, तो रोटी की बात करें तो सरकार राशन दे रही है और हम गांव में जाते हैं तो कुछ लोग नाराज तो मिलते हैं, लेकिन अधिकांश लोग यह भी कहते हैं कि भैया राशन मिल जा रहा है और काम चल जा रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरा देश भीख मांगे? नहीं, हम ये नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं तो देश को अपने पैर पे खड़ा होने की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि इस देश का एक भी नागरिक सरकार के आगे हाथ फैला के खड़ा रहे कि मुझे गेहूं दो। ये तो देश की आज़ादी के बाद का परिस्थितियाँ खड़ी हो गई हैं, जब यह देश रसिया और अमेरिका से चावल और गेहूं मंगवा के अपने नागरिकों को देता था पेट भरने के लिए। आज हम उस स्थिति पर आकर खड़े हो गए हैं कि हम सरकार के गेहूं और चावल का इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार हमें चावल और गेहूं देगी। और यहाँ तक कि अब लोगों को नमक खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, नमक देना पड़ रहा है इन लोगों को। ये कहाँ ले जा रहे हैं देश को? भीख मांगने की बात कर रहे हैं तो अगर देखा जाए तो समाजवादी सरकार थी तब भी तो युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, तो फिर वो भी तो एक तरफ से देखा जाए तो फिर उसका भी संदेश ठीक नहीं है। बिल्कुल रोजगार पहले दिया गया और जिनको रोजगार नहीं दिया जा पाया, आपने 1000 रुपया नौजवानों की भत्ते की तो बात की, लेकिन 35,000 रुपया महीना उन शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया। इस मुद्दे को भी तो उठाइए। उस शिक्षा मित्र के हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए इस सरकार में। 35,000 रुपये दिया जाता था शिक्षा मित्रों को, 30 से 35,000 रुपया, ये भी तो समाजवादी सरकार ने देने का काम किया है। हम उन्हीं नौजवानों को 1000 रुपया दिए जिसको रोजगार नहीं दे पाए। पहली हमारी प्राथमिकता थी कि हम रोजगार दें। पुलिस की भर्ती किया,
शिक्षा मित्रों को भर्ती किया, सफाई कर्मचारियों की भर्ती किया, बड़े पैमाने पे स्कूलों में भर्ती हुई। और जिन नौजवानों को रोजगार नहीं दे पाए उनको इसलिए दिया कि ढेर सारे गरीब परिवार के बच्चे फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कैसे देवरिया जाएं, कैसे गोरखपुर जाएं कि फार्म खरीद के लाएं रोज़गार के लिए, हम अपना फार्म सबमिट कर पाएं। उस फार्म में जो कुछ पैसे जमा होते हैं, ड्राफ्ट लगता है, ये इसके लिए दिया कि नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। ये वो भीख नहीं दिया गया, वह मदद दिया गया। भीख किसका होता है? धान, गेहूं, चावल, तेल, प्याज, नून, मसाला का ये भीख होता है। जब इस स्तर पर आदमी इंसान को ला दिया जाए तो यह निश्चित तौर पर देश के लिए दुर्दशा का समय है। इस देश में आत्मनिर्भर भाषणों से नहीं होता है। यह देश इंफ्रास्ट्रक्चर के पैमाने पर दुनिया के देशों से हम कंपटीशन कर रहे थे। हमारे जो सिविल की कंपनियां थीं वो पूरी दुनिया के पैमाने पे, आप थोड़ा ऊपर उठिएगा इन सब चीज़ों से और जब सर्च करिएगा तो हमारी दुनिया की बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां दुनिया के बड़े बड़े देशों में जाके बड़े बड़े बिजली घर बना रहे थे, बड़े बड़े पुल बना रहे थे, बड़े बड़े ताप घर बना रहे थे। तो हम दुनिया से कंपटीशन कर रहे थे। आज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर बैठ गया, आज हमारा एविएशन का सेक्टर बैठ गया, यहाँ तक कि सरकार की अपनी कंपनियों को बेचना पड़ रहा है। हमारा जो था आपका मैकेनिकल सेक्टर, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, दुनिया के बड़े पैमाने पे हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर दुनिया में बूम कर रहा था। हमारा जो सुपर कंप्यूटर था वो अमेरिका के मार्केट में जाके धूम मचाया हुआ था और ये सब बैठ गया। आत्मनिर्भर भाषण से नहीं होता है। आत्मनिर्भर आदमी बनता है उसको प्रोवाइड कराने से, उसको फील्ड प्रोवाइड कराने से। हम अपने नौजवानों को फील्ड प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। हमारा सिविल का नौजवान इंजीनियर बेकार है, हमारा मैकेनिकल का इंजीनियर बेकार है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियर बेकार है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का इंजीनियर बेकार है। उसको हम फील्ड नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। हम केवल भाषण, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारों से बेटी पढ़ती है, नारों से बेटी बचती है। नारे से कुछ नहीं हो सकता है। दिशा आपका बेहतर होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और उस सोच के प्रति आपका ईमानदार काम होना चाहिए। ईमानदार काम होना चाहिए। चलिए, समय की कमी है, आखिरी सवाल लेते हैं। अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है और आप विधानसभा पहुंचते हैं, क्षेत्र की जनता आपको पहुंचाती है, तो वो 3 कौन से काम होंगे जो आप सबसे पहले इस क्षेत्र की जनता के लिए करेंगे, जो मुख्य काम है जहां ये विधानसभा पिछड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ की टेक्निकल एजुकेशन की कमी है हमारे वहाँ। हमारे बच्चों को अगर पॉलिटेक्निक, ITI, इंजीनियरिंग करना होता है, BBA, MCA, BCA, BTech करना होता है, तो उन सबों को यहाँ से अपना घर छोड़ना पड़ता है। उनको लखनऊ जाना पड़ता है, उनको गाज़ियाबाद जाना पड़ता है, उनको नोएडा जाना पड़ता है, उनको दिल्ली जाना पड़ता है। ये सबके साथ है, आपके घर के बच्चों के साथ भी ऐसा होता होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचते हैं तो सबसे पहले ये काम किया जाएगा कि कोई अच्छी एजुकेशनल सोसाइटी को इधर लाके किसी अच्छे एजुकेशनल हब से बात करके और एक अच्छा टेक्निकल इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल्स कॉलेजेस यहाँ लाने का व्यवस्था किया जाएगा, जिससे हमारे बच्चे दूसरे जगह न जा पाएँ, परिवार छोड़ के, उनको एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था यहाँ मिले। दूसरा चीज़, अभी यह ज़िला, ये सवाल आप पॉलिटिकल लोगों से कर सकते हैं। यह ज़िला पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िलों में, जो नए बने या जो पुराने ज़िले हैं, वहाँ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना है। हर ज़िले में है। ज़िला मुख्यालयों पे आप गोरखपुर में भी जाइएगा तो गीडा है, गीडा के बाद भी तमाम इंडस्ट्रियल हब हैं गोरखपुर में। लेकिन कुशीनगर एक ऐसा दुर्भाग्यशाली ज़िला है जहां आज तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लगाने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और ज़िला मुख्यालय पे कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। हर ज़िले में जाएंगे तो एक ना एक इंडस्ट्रियल एरिया मिलेगा जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के छोटे छोटे कारखाने लगे हुए हैं और उस इलाके के लोग वहाँ जाके रोजी रोटी पाते हैं, रोजगार के क्षेत्र में। तो इस पे आज तक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया। तो अगर यहाँ की जनता ने भेजा तो निश्चित तौर पर इस पे सवाल खड़ा करके, और सवाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़ा होकर इस पे सवाल भी होगा और इस पे काम भी होगा।
तीसरा काम। देखिए, पढ़ाई और नौकरी के बाद अगर महत्वपूर्ण कोई काम है तो वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। हम लोगों की बहुत दिनों से मांग है यहाँ एक ट्रामा सेंटर बने। कस्या में हमारे पास जो कस्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो इतना बड़ा सेंटर है, अगर चाहें तो यहाँ बेहतर ट्रामा सेंटर बनाया जा सकता है। अगर जगह की कमी पड़े तो बगल में नेशनल हाईवे में 200 से 250 एकड़ ज़मीन आज भी मैत्रेय परियोजना की ऐसे ही सांस्कृतिक विभाग उत्तर प्रदेश के पास पड़ी हुई है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो एक ट्रामा सेंटर यहाँ बेहतर बने तो हेल्थ के क्षेत्र में भी जो एक्सीडेंट होता है, हमारे बच्चे जाते जाते गोरखपुर मेडिकल कॉलेज जाते जाते तमाम लड़के रास्ते में दम तोड़ देते हैं। तो ट्रामा सेंटर बनने से यह होगा कि गंभीर स्थितियों में, दुर्घटना की स्थिति में यहाँ का नौजवान दम नहीं तोड़ेगा और वो उसकी जान बच सकती है। तो इसलिए तीसरा काम यहाँ हेल्थ के सेक्टर में करने की ज़रूरत है और इस पर हम लोग किया जाएगा। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हम चुनाव यात्रा पर थे और कुशीनगर जिले के कस्या विधानसभा क्षेत्र में थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से विधानसभा की दावेदारी कर रहे हैं बंटी राव इनका नाम है। इनसे हमने बात की, तमाम मुद्दों पर बात की, विधानसभा से संबंधित बात किया, कुछ अन्य मुद्दों पर भी बात हुई और साथ ही इन्होंने यह भी बताया कि अगर ये विधानसभा पहुँचेंगे तो इनके कौन से मुख्य काम होंगे जो ये क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे। अब देखना महत्वपूर्ण होता है कि आगामी समय में समाजवादी पार्टी इनको टिकट देती है और या क्या इन्होंने जो वादे किए, जो इन्होंने काम बताएं, वो विधानसभा पहुंचकर ये कर पाते हैं या नहीं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।